बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 4 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर तो खैर डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कोई भी नहीं है, ना रशिया के ऑफिशियल्स, ना यूक्रेन के ऑफिशियल्स, इवन के अमेरिका के ऑफिशियल्स भी इतने पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं दे रहे रूस और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर जितने पॉजिटिव रिमार्क्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आ रहे हैं। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। A lot of progress. No, he's ready to make a deal, and I think that President Putin is ready to make a deal, and then you'll stop the killing of thousands of young people a week. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एयरफोर्स वन पर खड़े होकर मीडिया नुमाइंदों को वही बातें की। अब तो मीडिया नुमाइंदों को भी याद हो गई होंगी कि हजारों लोग मर रहे हैं, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंद होनी चाहिए। अगर मैं सदर होता तो ये जंग छिड़ती ही ना। अब जबकि मैं सदर हूं तो ये जंग बंदी बहुत करीब है। ज़ेलेंस्की भी डील के लिए तैयार है, पुतिन भी डील के लिए तैयार है। अब ये मेरा ख्याल है कि मिनरल डील वाली बात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही होगी, क्योंकि जंग बंदी को लेकर जो डील है वो तो खैर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। जाहिर है कि जिस तरह के इख्तलाफात हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान, ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान, चाहे इलाकों को लेकर हों या फिर पीस कीपर्स को लेकर हों, तो इस तरह के डेडलॉक्स को देखते हुए अगर किसी समझदार बंदे से पूछा जाए, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं बल्कि किसी समझदार बंदे से अगर पूछा जाए, तो वो यही कहेगा कि जी ये जंग मैदानी जंग के अलावा किसी बातचीत की टेबल पर अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में तो एटलीस्ट कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि इनके दरमियान इख्तलाफात बहुत सारे हैं और उन इख्तलाफात को बढ़ाने या फिर उस आग में तेल डालने वाले भी बहुत सारे हैं। अब रशिया के नुमाइंदा जो हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात इनकी स्टीव विटकॉफ से हुई, और मुलाकात भी रशिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बहाली को लेकर या फिर जो भी इस तरह की रुकावटें हैं यूक्रेन जैसी इन दोनों के ताल्लुकात की बहाली में, तो उन रुकावटों को दूर करने से मुतल्लिक ये मुलाकात थी। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो रूस के नुमाइंदे हैं उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा क्या, ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Last 2 days, at the order of President Putin, I held meetings here with the key officials in the Trump administration. One of the key topics was restoring relations between Russia and America, restoring the dialogue that was stopped during the Biden administration and by the Biden administration. We see that a lot of actors from different countries are trying to undermine, to thwart this dialogue, the restoring of Russia-US relations. They're trying to prevent us from addressing and resolving the issues that must be solved. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के ऑनवॉय जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। इन्होंने स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी तीसरी पार्टियां जो थर्ड कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जाहिर है यूरोपियन कंट्रीज की जानिब इनका इशारा था, वो अमन नहीं होने देना चाहते इनके मुताबिक रूस और अमेरिका के दरमियान, वरना चीज़ें जो हैं वो मस्बत सिमत में जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक भी और व्लादिमीर पुतिन के ऑफिशियल या ऑनवॉय के मुताबिक भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने सादा तो ये दोनों भी नहीं है। जो मेन पार्टियां हैं रशिया और यूक्रेन, जो पार्टियां हैं ये भी इतनी सादा नहीं है। इनकी जानिब से भी हमले डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या ज़ेपरेजिया, क्या क्रीवी रिख का जो रीजन है, क्या जो ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके हैं, डेली बेसिस पर ताबड़तोड़ हमले रशिया की जानिब से रिपोर्ट हो रहे हैं। क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि जितने भी मामलात तय पा रहे हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान या फिर रशिया और अमेरिका के दरमियान, तो उन मामलात के ऊपर दस्तखत करने के लिए ज़रूरी ये है कि यूक्रेन का मौजूदा सदर, यूक्रेन का जो सदर ज़ेलेंस्की है, वो अपनी लेजिटिमेसी खो चुका है, तो यूएन के हवाले यूक्रेन को कर दिया जाए, यूक्रेन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और फिर इस पपेट को, इस जाली सदर को हटाया जाए और फिर किसी भी मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर यूक्रेन का जो मौजूदा सदर है ज़ेलेंस्की, जिसकी जानिब से रूस के ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि डेली बेसिस पर यूक्रेन के हमले भी रिपोर्ट हो रहे हैं, और यूक्रेन के सदर तो ये आपको मनाज़र नज़र आ रहे होंगे कि फ्रंट लाइन्स के दौरे करते फिर रहे हैं। क्या सुमे रीजन का इन्होंने दौरा किया और फ्रंट लाइन्स के जो टाउन्स हैं उनका इन्होंने विजिट किया, ज़ख्मियों से मुलाकातें की, फौजियों से मुलाकातें की, और उसी तरह की बातें यूक्रेन के सदर की जानिब से की जा रही हैं। 1 इंच भी
یہ اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹا اور اس کی جانب سے وہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ڈٹے رہو، لڑتے رہو، اور یورپین کنٹریز جو ہیں اور میرے اتحادی جو ہیں وہ مجھے سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہم نے رشیا سے یہ علاقے واپس لینے ہیں۔ تو سب کچھ وہی ہے سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے اس میں کچھ خاص نہیں بدلا۔ اب ان کی فورن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، نیٹو کنٹریز کے فورن منسٹرز کی میٹنگ کے اندر یوکرین کے فورن منسٹر بھی موجود تھے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر مارکو روبیو بھی موجود تھے کہ یوکرین کی کوئی جگہ نہیں ہے نیٹو کے الائنس کے اندر۔ یہ کیٹیگوریکلی ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آفیشلز یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو یوکرین کا فورن منسٹر ہے وہ اس میٹنگ کے اندر کیا کر رہا تھا، وہ یہاں پر موجود تھا، اسلحہ گولہ بارود بھی مانگ رہا تھا اور بھڑکانے کی بھی کوشش کر رہا تھا امریکہ کو یا پھر نیٹو کنٹریز کو کہ جی رشیا کا جو امن ہے اس کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ تو مارکو روبیو یہاں پر موجود تھے۔ مارکو روبیو نے آخر فائنلی جو اتنا دباؤ ہے، اتنا پریشر ہے، کیونکہ رشیا کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں یوکرین کے موجودہ صدر کو ہٹانے سے لے کر جو رشیا کے حملے ہیں، تو ان تمام کی تمام چیزوں کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ I'm pissed off، ولادیمیر پوٹن کی جو حرکتیں ہیں اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی غصے کا اظہار کیا تھا۔ تو مارکو روبیو نے بھی یہاں پر اس میٹنگ کے سائیڈ لائنز پر میڈیا نمائندوں سے جو گفتگو کی، تو مارکو روبیو نے آخری وارننگ یوں کہہ لیں کہ رشیا کو دے دی۔ مارکو روبیو کی جانب سے کیا گفتگو کی گئی اور کتنے دن کی یا پھر کتنے ہفتوں کی وارننگ یہ امریکہ کی جانب سے روس کو دی گئی ہے، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Have the Russians done anything concrete to make you encouraged that they are truly interested in peace? And when you talk about timeline, I know you're not going to give a specific timeline, but are you talking weeks or are you talking months? I think we're talking weeks probably, yeah. I mean, you know, there's a lot that has to happen here in the next few weeks in order for this to be real. In terms of concrete, they've agreed to certain things. I mean, I think their things are not striking now that they were before. Obviously, both sides claim that the ceasefire is being violated, as typical of ceasefires like this. But that said, not concrete in terms of are we closer to peace? We're closer to peace simply because we're talking to both sides, but we're not closer to peace because we have a deal on our hands to end this conflict. But we're going to know soon enough. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی، جنہوں نے نیٹو فورن منسٹرز کی میٹنگ کے سائیڈ لائنز پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی مہینے نہیں، بس چند ہفتے لگیں گے یہ دیکھنے میں کہ پوٹن کا جنگ بندی کا کوئی موڈ ہے یا پھر پوٹن یہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اگر پوٹن کا موڈ آپ نے دیکھ بھی لیا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیرفز عائد کیے گئے، جو امریکہ کی جانب سے ٹیرفز عائد کیے گئے، پوری دنیا پر ٹیرفز عائد کیے گئے ایکسکلوڈنگ رشیا، اور یوکرین کے آفیشلز، یوکرین کا میڈیا اس بات پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ یوکرین کے اوپر بھی 10% ٹیرفز جو ہیں وہ امریکہ کے صدر کی جانب سے عائد کیے گئے، لیکن روس پر ٹیرفز عائد نہیں کیے گئے، بلکہ امریکہ کے جو جنرلز ہیں، امریکہ کے جو ٹاپ ملٹری آفیشلز ہیں، وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو رشیا کی پاور ہے، رشیا کے میزائلز ہیں، رشیا کی آرمی ہے، یا پھر رشیا اس جنگ کو مزید کتنے سال کامیابی کے ساتھ لے کر چل سکتا ہے، تو وہ باتیں میں آپ کو سنواؤں گا نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جانب سے بہت زیادہ امپریس ہیں پوٹن کی یا پھر رشیا کی پاور سے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ یہ رشیا سے پنگا نہیں لے سکتے۔ جس طرح کی ان کی باتیں ہیں رشیا کو لے کر یا پھر رشیا کی پاور اور اسٹرینتھ کو لے کر باتیں، کیا یہ حقیقت ہے کہ رشیا جتنی بڑی پاور ہے تو امریکہ اگر رشیا سے لڑنے لگا تو پھر پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ چائنا سے امریکہ نے پنگا لیا، امریکہ نے 34% ٹیرفز عائد کیے تھے چائنا پر، تو جواب میں چائنا نے 34% ٹیرفز عائد کر دیے ہیں امریکہ کے اوپر۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈ مین کی جو تھیری ہے، میڈ مین تھیری، وہ اس کے اپنے الائز کو تو ڈرا سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، لیکن ایران پر، چائنا پر، رشیا پر یا پھر نارتھ کوریا جیسے کنٹریز پر اس کی اس میڈ مین تھیری کا کوئی اثر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تھیریز کا نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک طرح سے یو ٹرن بھی لیا ہے۔ پورا میڈیا بھرا ہوا ہے کہ اسی نیٹو فورن منسٹرز کی میٹنگ کے دوران یہ جو مارکو روبیو ہے یہ نیٹو کر رہا تھا کہ نیٹو تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نیٹو کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے، بلکہ ایک مضبوط نیٹو تو ہماری ایگزسٹنس کی ضمانت ہے، اور ایک مضبوط نیٹو کے بغیر، اس ہائی ناس کے ٹولے کے بغیر، میں کہتا ہوں اکثر کہ اس ہائی ناس کے ٹولے کے بغیر ان کی بدماشی کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ اکیلا امریکہ نہیں چل سکتا جب تک یہ جو 32 کا ٹولہ ہے یہ اکٹھا نہ ہو، تو اس کی بدماشی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے فیصلے اس کی جانب سے لیے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک فیصلہ، ایک کے بعد ایک فیصلہ،
तो ये अपने फैसलों पर उसी तरह से यू टर्न भी लेता हुआ नजर आ रहा है। इवन के एयरफोर्स वन पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए जब एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जो टैरिफ्स आपने आयद किए हैं क्या इनको वापस लेने का भी कोई तरीका है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल तरीका है। अगर आप कोई ऐसी ऑफर मुझे देंगे जो मुझे पसंद आ जाएगी तो फिर डील जो है वो तय पा भी सकती है। चाइना की मिसाल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर टिकटॉक चाइना मुझे ऑनरशिप दे दे टिकटॉक की, तो फिर मैं टैरिफ्स वाले फैसले पर गौर भी कर सकता हूं। तो चाइना की जानिब से टिकटॉक नहीं बल्कि मैंने आपको बताया कि 34% टैरिफ्स जो हैं वो जवाबी टैरिफ्स का तमाचा चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर मार दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इस तरह के फैसलों से, जिस तरह के हालात का सामना इसको आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है, इसके ऑफिशियल्स तो अभी से कहने लग गए हैं। ये खुद भी कह रहा था कि हमें, इसने यहाँ पर एयरफोर्स वन पर खड़े होकर कहा कि जी 2 साल तो लगेंगे कि जो अमेरिका है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको 2 साल लगेंगे। और जो इसका वीपी है जेडी वैंस, उसने कहा कि जी हैव पेशेंस, जो सब्र है उसका मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। और अमेरिका जो है यानी कि 2 साल अमेरिकियों ने तहम्मुल का मुजाहरा करना है और उसके बाद हो सकता है कि अमेरिका जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होना स्टार्ट हो जाए अमेरिका। लेकिन ये जितने भी टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद किए गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादियों को डोनाल्ड ट्रंप ने ये पैगाम दे दिया कि आपके साथ तो डील तय पा सकती है। और इसके इत्तेहादियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गुलामी में जितने साल इनके गुजरे, तो ये चाइना और रूस की तरह या फिर ईरान की तरह ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब तो नहीं दे सकते, या फिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के बगैर ये सर्वाइव तो नहीं कर सकते। तो इनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि डोनाल्ड ट्रंप से कोई डील शील करके डोनाल्ड ट्रंप को नेटो के अंदर उसी तरह से वापस लाया जाए जिस तरह से मार्को रूबियो वापस आने की बातें कर रहे थे। बरतानिया और फ्रांस में ये जो नेटो की मीटिंग थी, इसके दौरान जिस तरह की गुफ्तगू की, तो उस गुफ्तगू से वाज़ेह होता है कि विद और विदाउट अमेरिका यूरोप का तो जंग लड़ने का पूरा मूड है। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मीटिंग से कबल यूक्रेन का विजिट करके यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकातें करके जिस तरह की बातें की, तो उन बातों से भी ये वादे होता है कि विद और विदाउट अमेरिका यूरोप का तो रशिया के साथ जंग लड़ने का पूरा मूड है, और उधर अमेरिका का भी यूरोप के साथ जंग लड़ने का पूरा मूड है। ग्रीनलैंड पर, कनाडा पर कब्जे का मूड है। अगर ये यूरोपियन कंट्रीज इन दोनों फ्रंट्स पर इन्होंने बिगाड़ दी, रूस के फ्रंट पर तो आपको मालूम है कि 3 साल पहले ही इन्होंने अमेरिका के कहने पर बिगाड़ ली थी। अब अमेरिका के फ्रंट पर बिगाड़ ये यूरोपियन कंट्रीज अफोर्ड नहीं करते। वो किस तरह से कि अगर ये विदाउट अमेरिका रशिया से लड़ने निकल पड़े, जिस तरह की बातें इनकी जानिब से की जा रही है, तो रियलिटी ये है कि ये विदाउट अमेरिका रूस से लड़ना ये अफोर्ड नहीं करते। और फिर अब तो अमेरिका भी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेगा, ग्रीनलैंड के फ्रंट पर भी, फिर कनाडा के फ्रंट पर भी। जिस तरह की पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप की हैं, तो यूरोप जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है। अमेरिका और रशिया के दरमियान, इन 2 बड़ी ताकतों के दरमियान यूरोप जो है वो अपनी माजी की गलतियों की वजह से बुरी तरह से फंस चुका है। तो मौजूदा हालात को देखते हुए, जो इनकी माजी की पॉलिसीज़ का नतीजा है, इन हालात को देखते हुए यूरोप को बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए और सोच समझकर फैसले करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास प्ले करने के लिए कोई कार्ड्स नहीं है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।